नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज सबसे पहले बात होगी उन मीटिंग्स की जो कल रात हो चुकी हैं और उन महामंथनों की जो आज सुबह से तस्वीरें जिसकी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले महामंथन का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक करने वाले हैं और इन सबके बीच चर्चा का अहम मुद्दा है परिसीमन बिल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसे हर हाल में पास कराना चाहते हैं। वही बिल जो पिछले सेशन में गिर गया था, लेकिन मोदी अब उसका इंतजाम कर चुके हैं। इसके लिए कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के नंबर 1 यानी खुद प्रधानमंत्री मोदी, नंबर 2 यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, नंबर 3 यानी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नंबर 4 की हैसियत से संगठन महासचिव वीएल संतोष मौजूद रहे। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली, जिसमें नितिन नवीन की टीम कैसी होगी, नितिन नवीन की टीम में कौन कौन लोग होंगे, इन पर मुहर लगी। मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल होना है उसमें एनडीए से कौन कौन है, कैसे कैसे उनका नंबर आएगा, किसे कहां एडजस्ट किया जाएगा, किसे कुछ नहीं मिलेगा, यह सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन सबसे अहम चर्चा जिस बिंदु पर हुई है वो है परिसीमन बिल, क्योंकि मोदी पहले ही कह चुके हैं सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। ये जो बयान अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये उस वक्त का बयान है जब परिसीमन बिल को पास कराने के लिए सरकार ने और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि मुझे बस 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं फेरबदल करके लेकर आता हूं और आपकी मांगों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ था और विपक्ष के तैयार ना होने की वजह से ये बिल पिछले सत्र में पास नहीं हो पाया। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि प्रयास विफल जरूर हुआ है, लेकिन प्रयास बंद नहीं हुआ है, प्रयास होता रहेगा और वो प्रयास अब कामयाब होता हुआ अजीत जी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो प्रयास उस समय भी बंद नहीं किया, उस समय से लगातार चल रहा था, उसके नतीजे अब दिखाई दे रहे हैं और उसमें कुछ संयोगों का हाथ है और कुछ बीजेपी की अपनी मेहनत और उसकी तरफ से जो प्रयास किए गए उसका हाथ है। संयोगों का हाथ हम ये कहेंगे कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन हार गए, जिनके हारने की कोई उस समय लग रहा था, उस समय किसी को नहीं लग रहा था कि वो हार जाएंगे और वो खुद अपनी सीट भी हार गए। और ममता बनर्जी हार गई, वो अपनी सीट भी हार गई और बंगाल तृणमूल कांग्रेस हार गई। तो और सांसद भी हार गई। हाँ, वो अपने सांसद भी हार गए, उनके सांसद भी छोड़ करके चले गए। ये सब उसके बाद हुआ। तो ये कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ। उसके तुरंत मतलब 16 से 18 अप्रैल को ये स्पेशल सेशन हुआ था ये पास कराने के लिए, और अप्रैल के बाद 18 से आप गिन लीजिए 4 मई को बंगाल के और तमिलनाडु के नतीजे आए। तो उस बीच जो 16-17 दिन में ही ये काम लग गया था कि अब आगे क्या स्थितियां होने जा रही हैं। जैसे ममता बनर्जी हारी, उनके एमपी टूट गए, उनके अब तो ये खबर है कि एम.के. स्टालिन की पार्टी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका समर्थन कर देगी। तो ये जो बीजेपी का प्रयास चल रहा था उसमें इन नतीजों का बड़ा योगदान हो गया और खुद अपनी तरफ से जो मेहनत अपना प्रयास बीजेपी कर रही थी उस सब को कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये हुआ कि जो 360 चाहिए थे उस समय, उसके इंच करके बीजेपी काफी नजदीक पहुंच गई है। 320 तो अपनी बीजेपी की और उसके समर्थकों की के नंबर्स हो ही गए हैं। वो ममता बनर्जी के 20 और उद्धव ठाकरे के जो 6 टूटे और जो मिजोरम के ने सपोर्ट किया, तो ये सब मिलाकर के 319-20 बीजेपी पहुंच गई है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने कल जो संकेत दिया कि वो जो आप अभी कह रही थी कि अमित शाह ने कहा था कि
आप हमको 1 घंटे का टाइम दीजिए, हम सुधार करके ले आ देते हैं। तो वही सुधार था जो जिसका कल उन्होंने हिंट किया सुप्रिया सुले ने कि 50% हम तो लिख ऐसी के देंगे। परिस्थिति में एनसीपी अगर ये गारंटी मिल जा रही है तो वो भी सपोर्ट कर देगी। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। उद्धव ठाकरे भी क्यों पीछे रहेंगे, उन्हें भी सपोर्ट करना होगा। उनके पास तो अब 2 ही एमएलए एमपी बचे हैं, हालांकि वो दोनों भी सपोर्ट कर दे तो अच्छा ही है, उनके राज्यसभा एमपी भी सपोर्ट कर दें और भी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस पर सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि 50% सीटें समान रूप से हर राज्य में बढ़ जाएंगी। तो अगर मान लीजिए कि साउथ के राज्य आ जाते हैं साथ में, तो नॉर्थ के स्टेट कैसे इसका विरोध करेंगे। नॉर्थ की जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए तो अच्छी बात होगी ना कि उनकी 50% सीटें बढ़ रही। उत्तर प्रदेश की सीट अगर 80 से बढ़ के 120 हो रही है तो उत्तर प्रदेश की पार्टियों को क्यों इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी हमें यह भी है कि जो नई टीम होने जा रही है नितिन नवीन की, उस पर भी लगभग बात हो चुकी है। बस फर्क यह है कि जब ये मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा तब इस टीम का ऐलान किया जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाई, तो वहीं कांग्रेस भी मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रही है। थोड़ी देर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और ये बैठक 10 जनपद पर होगी, जिसमें परिसीमन बिल को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल को संसद में रोकने पर कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा का सिनेरियो बदल चुका है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 26 सांसद आरएलडी ऑलरेडी कम हो चुके हैं और शरद पवार की एनसीपी भी हिंट दे चुकी है। अभी सुप्रिया सुले के बयान का हमने जिक्र किया ही। 50% वाले फॉर्मूले पर परिसीमन बिल यदि आता है तो उसका एनसीपी शरद गुट समर्थन कर सकती है। तमिलनाडु से स्टालिन की विदाई भी हो चुकी है। संसद का मॉनसून सत्र इस बार बहुत अहम है, क्योंकि मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस बार 3 अहम संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला 129वां संविधान संशोधन बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना होगा, और 131वां संविधान संशोधन बिल यानी कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। तो मॉनसून सत्र को लेकर 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। 21 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होगी। उससे पहले इंडिया ब्लॉक के अहम पार्टनर एनसीपी शरद गुट ने साफ कर दिया कि अगर 50% वाला बिल होगा तो उसे शरद पवार की पार्टी समर्थन करेगी। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। नहीं, सरकार को हम लोग पूछ रहे कि आप डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, उसका जवाब जब तक नहीं आता तब तक बिल का हम लोग कैसे समर्थन कर सकते। एनसीपी एसपी किसी के दबाव में आने वाली पार्टी नहीं, ना हम दबाव में कल थे, ना आज है, ना कल रहेंगे। हम दबाव में कोई काम नहीं करते। ये तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे। आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे। और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे। डिलिमिटेशन के पीछे आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है।
आपने देखा होगा कि अब की बार 400 पार, यानी 400 पार के पीछे का जो राजनीति थी वो भी आपको स्पष्ट है कि उनके जो अनंत हेगड़े और वो इन सब लोगों ने जिस तरह से उस समय कहा था कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। अब अमित शाह कोई कच्चा काम तो करते नहीं है सज्जन जी। पिछली बार भी जब ये बिल लाया गया था तब भी विपक्षी कई सारी ऐसी पार्टियां थी जो सरकार का साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो कांग्रेस और टीएमसी थी जिसके दबाव में बाकी पार्टियों ने भी इंडिया अलायंस का साथ दिया और इस बिल के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी जो मंथन कर रही है उसका हासिल क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास अब नैरेटिव इसलिए नहीं है कि पिछली बार सबसे ज्यादा डिलिमिटेशन पे जो मुखर पार्टी थी वो डीएमके थी, जो पूरे साउथ वर्सेस नॉर्थ कर रही थी। क्योंकि अगर 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से होता है तो साउथ का शेयर 50% से भी कम हो जाएगा। तो अमित शाह जो गृह मंत्री थे उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप 50% हर पूरे देश का भर रहा है, तो एक फेयर डील है। उसमें नॉर्थ का घाटा ही है क्योंकि यहां का शेयर और बढ़ना चाहिए। जहां तक बात रही महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का तो शेयर और बढ़ेगा। महाराष्ट्र भी उन राज्यों में है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि 1971 जब से सीलिंग लगी हुई है तब से ज्यादा होगा, इसलिए वहां विरोध करने का तो अब कोई कारण नहीं रहता। और अगर इस समय कांग्रेस हठधर्मिता करती है तो पहली बात तो यह कि इंडिया अलायंस की कोई केमिस्ट्री नहीं है। डीएमके टैक्टिकली सपोर्ट कर सकती है, यहाँ पे शरद पवार सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि वो वॉकआउट कर जाएगी, वॉकआउट कर सकती है कि हम इसका विरोध करते हैं, तो 360 का जो रिक्वायरमेंट है वो अपने आप कम हो जाता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि भाई एक मोरल हाई ग्राउंड लेते हुए कि हमारा घाटा है लेकिन राष्ट्रहित में हम एक पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। बीजू पटनायक जैसे लोग ऐसी कई बार पहले कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसमें कांग्रेस के साथ आएगा कौन? तृणमूल कांग्रेस की कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा वहां पे वजन नहीं रहा। अब उत्तर भारत सांसद रहे उनके पास, तृणमूल के पास 8 ही बचे, 20 तो चले गए उनके, बस 8 सांसद बचे। और उसमें भी वोटिंग के दिन वो 8 के 8 रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पे अभी मजबूती से कुछ कहा। अब रही बात आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की, खासकर यूपी में अखिलेश यादव के पास है, तो यूपी का तो सबसे ज्यादा सीट बढ़ेगा। तो अखिलेश यादव के पास कोई बहाना भी तो हो कि वो इसका विरोध करे। और कांग्रेस को लेके जो 27 की रणनीति है, सब कुछ है। देखिए, बिहार के चुनाव में आप देखिए, जब पूरा का पूरा लोकल मुद्दों पे घेरना चाहिए था नीतीश कुमार और बीजेपी को, तब कांग्रेस में राहुल गांधी उस समय वोट बचाओ यात्रा कर रहे थे और तेजस्वी का 1 महीना उसमें बर्बाद हुआ। वो ग्राउंड पे नैरेटिव भी नहीं था। उसी तरीके से 27 से पहले अगर आप विरोध करेंगे तो सारा का सारा पीडीए और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो है वो और ये अखिलेश यादव नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बेहतर तो ये है कि वो जितने और मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करें और 120 सीट होगी तो उनको भी तो उम्मीद होगी कि उनकी भी कुछ उसमें हिस्सेदारी बढ़ सकती है संभावनाओं में। तो एक तरफ ये मंथन चल रहा है इंडिया अलायंस, अब इस पे कैसे आगे बढ़ता है, आज कांग्रेस के बीच में क्या रणनीति बनती है, इस पर तो हम आपको अपडेट देंगे ही। लेकिन एक राज्य ऐसा जहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त कलह जा रही है, उसे कैसे शांत किया जाए ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चरणजीत चन्नी की आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग होगी। इससे पहले कल चन्नी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता बाजवा से मुलाकात की थी। बाजवा हाईकमान का मैसेज लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे। कल भूपेश बघेल भी केसी वेणुगोपाल से मिले थे और पंजाब पर अपनी रिपोर्ट दी थी। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई भाई ये नीचे रख ले यार। मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका हूं, दोबारा गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। ओके। अब भूपेश बघेल अपनी बातों को बार बार दोहरा रहे हैं कि एक बार जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया अब वो नहीं बदला जाएगा। राजा वडिंग का विरोध कर रहे चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने अब सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा सीएम पेस बनाने की मांग को लेकर चन्नी गुट ने सोशल मीडिया पर सारा पंजाब चन्नी दे नाल, अब ये देखिए, सारा पंजाब चन्नी दे नाल अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत समर्थक लगातार पोस्ट साझा कर रहे हैं और खुलकर चन्नी के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। वहीं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के सपोर्टर्स का दावा है कि पंजाब कांग्रेस के 29 जिला अध्यक्षों में से 25 जिला अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ हैं। चन्नी सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। देखिए, बातचीत सिर्फ इतनी सी है,
2027 में सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ लगे हैं, रोड मैप हमने तैयार कर लिया है और ये छोटी मोटी जो चीज़ें आप पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर देख रहे हो, इनको जल्दी सुलझा लिया जाएगा और वो बात सारी हो चुकी है और जल्दी ही एक यहाँ से बस चलने वाली है। राहुल गांधी जी उस बस में तमाम लोगों को बिठा लेंगे और पंजाब की यात्रा पे चले जाएंगे। यूनिटी का मैसेज बस से देंगे और सब राहुल जी खुद पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं। जो नाराज हैं वो हाईकमान से नाराज नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी से भी नाराज नहीं हैं। मैंने आपको कहा पसंद नापसंद की बातें होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं आती और हमारा हाईकमान, हमारा पेरेंट्स बॉडी है, वो आपस में बैठ के मन मुटाव जो भी हैं वो दूर कर रहा है और मैंने आपको कहा कि बड़ी जल्दी ही ये जो बादल है छट जाएंगे और एक साथ अच्छे मौसम में हम सब आगे बढ़ेंगे। मौसम तो खराब हो रहा है कांग्रेस पार्टी का अजीत जी पंजाब में, ऐसे में राहुल गांधी बीच का क्या रास्ता निकाल सकते हैं? चन्नी को मना सकते हैं? क्या कोई परिस्थिति दिखाई देती है? राहुल गांधी ने इस बार बीच का रास्ता लिया ही नहीं। राहुल गांधी एकदम पहले दिन अड़ गए कि राजा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने और जैसा नेतृत्व दिखना चाहिए वैसा दिखाया राहुल गांधी ने। देखिए अभी चन्नी को हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं ना कि चन्नी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। कांग्रेस पार्टी हार के 18 सीट पर आ गई, 77 से 18, और चन्नी खुद 2 सीटों पर हार गए और हारने के बाद चन्नी जो है तुरंत अमेरिका चले गए और 9 महीने अमेरिका रहे, पंजाब आए ही नहीं, वो पार्टी छोड़ करके चलेगा। और उसी बीच राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पिछले 4.5 साल से राजा वडिंग प्रदेश कमेटी संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाए, अपने हिसाब से पदाधिकारी बनाए, कार्यकारिणी बनाई और अब चुनाव के 6-8 महीने पहले उनको हटा दिया जाए, नया ले दिया जाए, ये तो पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक स्टैंड लिया और उस समय दिख गया था कि जाट सिख चेहरे की जरूरत है। आप देखिए बीजेपी को वहां सिख वोट नहीं करते हैं, शहरी इलाकों को छोड़ दें, तो तब भी बीजेपी ने भी जाट सिख ही बनाया। केवल ढिल्लों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के हैं, सुखबीर सिंह बादल उधर हैं, इधर राजा वडिंग हैं और जो 2 कट्टरपंथी एमपी जीते हैं जो लोग, अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा, उनकी पार्टी तो है ही जाट सिखों की। तो ये इस तरह ऐसी स्थिति में कांग्रेस कोई जोखिम नहीं ले सकती थी। कांग्रेस ने एकदम पॉलिटिकल स्टैंड लिया, राहुल गांधी ने उनको बनाएंगे हम। चरणजीत सिंह चन्नी की पॉलिटिक्स देखिए, हम लोग उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। वो कोई बहुत ऐड नहीं कर रहे, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। देखिए कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो कितना करेंगे? अभी इस पूरे प्रकरण का फायदा बीजेपी को कैसे मिल सकता है, यह प्रधानमंत्री की कल की यात्रा पर डिपेंड करेगा। प्रधानमंत्री जालंधर जा रहे हैं, जो कहते हैं कि राजा वडिंग का चन्नी का गढ़ है, चन्नी वहीं से आते हैं, दोआबा रीजन का जो मुख्यालय है जालंधर, वहीं से एमपी हैं और वहीं डेरा सचखंड बलाकिया का मुख्यालय है जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उस डेरा के प्रमुख को पद्मश्री दिया हुआ है पिछली बार सरकार ने। तो ये जो दोआबा का इलाका है जहां मजहबी दलितों के बीच में अपनी इनकी पहचान है, वहां रविदासिया समुदाय को प्रधानमंत्री और बीजेपी साध रही है। तो आप अगर इसमें कोई बहुत पॉलिटिक्स करने का स्कोप इनके पास नहीं बच रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। हाँ, ये बीजेपी का फायदा ये हो सकता है कि इतना फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल स्पेस में अगर 5 पार्टियों में से 4 पार्टियां जाट सिख वोट के लिए लड़ती हैं और बीजेपी 55 सीटों को टारगेट करती है जहां 38% हिंदू वोट की बहुलता है, जहां ओवरऑल 38% हिंदू वोट है, वो 55 सीटों में 50% 60% से ज्यादा है। अगर उसको टारगेट करके बीजेपी लड़ती है तो इन 4 पार्टियों के बीच वोट और सीट बंटने का लाभ बीजेपी को मिल सकता है सबसे ज्यादा। पंजाब की पॉलिटिक्स के बाद पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स की भी बात कर लें। ममता बनर्जी को जहां झटके पर झटका लग रहा है, पार्टी के नेता लगातार उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं और अब तो ममता बनर्जी के सबसे करीबी मदन मित्रा भी बागी गुट के साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी एक बार फिर सामने आई। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का बचाव किया और कहा कि अभिषेक शेर की तरह लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है जाए। उन्होंने 2006 में पार्टी खड़ी की थी और 26 में भी पार्टी को फिर खड़ा कर सकती हैं। एक छोटा सा बयान उनका सुने। ভয় পেয়ে না তো আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার মেয়েকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার পরিবারকে অ্যারেস্ট করবো। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে আমায় কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই তার কোনো পজিশন ছিল না, কারণ পজিশন তখনই আমরা তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সব ক্ষমতা থেকে। কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি,
1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি। लेकिन ममता बनर्जी आत्ममंथन नहीं कर रही हैं। 2004-06 में जब उन्होंने ये अकेले लड़ाई शुरू की थी तब मदन मित्रा उनके साथ थे। आज मदन मित्रा भी उनको छोड़कर बदल चुके हैं बाला। नहीं, देखिए, जब 2004 की बात है या उसके पहले जब वो कांग्रेस से टीएमसी बनाई, उस समय सीपीएम के विरोध में लोग कांग्रेस से थके थे और इनमें पूरी जनता को उम्मीद थी। ये उसकी विरोध की राजनीति की धुरी थी। केंद्र में इन्हें बीजेपी का भी सहयोग मिला था और उसके बाद यूपीए के साथ भी रही थी। आज की स्थिति में क्या है कि इनका एक तो वहां पे ये हार चुकी हैं बीजेपी से, बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है। इनके तमाम वो नेता है, मदन मित्रा को छोड़ दीजिए जो 2 दिन पहले तक गाली दे रहे थे ऋतव्रत बनर्जी को, उसके अलावे अनुव्रत मंडल जो बीरभूम वाले एरिया से आते हैं, और तमाम जितने भी नेता हैं। देखिए, बंगाल का एक तो चरित्र है कि वहां पे विचारधारा नहीं बदलती है। वहां पे व्यक्ति जो है दूसरे विचारधारा को एक साथ अपना लेता है। सीपीएम के सारे वोटर बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी के जीतते ही जितने टीएमसी के नेता थे सब के सब प्रॉक्सी के तरीके से बीजेपी के साथ ही आ रहे हैं। वो कोई अलग जो गुट वगैरह है। तो वैसी स्थिति में ममता, एक तो इनकी उम्र हो चुकी है जी, ये मान नहीं रही है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी दुविधा देखिए, अभी भी अभिषेक बनर्जी को नफरत की धुरी जो है वो अभिषेक बनर्जी है। उनके आने के बाद टीएमसी का अवसान बहुत तेजी से 2018 के बाद शुरू होता है, जब उन्होंने मोनोपोलाइज किया, सब कुछ किया, जो भी पुराने नेता थे उनको साइडलाइन किया। उसको कह रहे हैं कि शेर की, एक तो बंगाल में अगर आपको उपमा देना है तो आप कहिए बाघ की तरह लड़ रहा है, वहां रॉयल बंगाल टाइगर है। लायन का उपमा गुजरात में चलता है। तो इनका वो जो एक प्रदेश में किस चीज का आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, उपमा देना चाहिए, उसमें भी अब ये दिखा रहा है कि अब इनकी वो पकड़ नहीं है और ये एहसास नहीं करें कि समय बहुत बलवान होता है। आपका समय जा चुका है। ठीक है, जज्बा है, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन ये जनता के ऊपर है। और जनता जिसको आप जितना प्रयास करेंगी वो अभिषेक को वापस जितना वो लाने का, अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश करेंगी, जनता क्योंकि अभिषेक बनर्जी से नफरत कर रही है वो उतना उनसे दूर होती चली जाएगी। अब ये बात ममता बनर्जी कब समझती है, ये उनकी पॉलिटिक्स जाने। हम